Viewers, welcome back to my channel Ankita's Education Hub. I hope you all are doing good. तो लास्ट में हम लोग का इंग्लिश का जो चैप्टर चल रहा था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड उसमें हमने सबसे पहले नाउन स्टार्ट किया था। तो चलिए आज के लेक्चर में उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग नाउन के रूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसको स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 23 क्या कहता है? कुछ नाउन के सिंगुलर फॉर्म की 1 मीनिंग होती है और प्लूरल फॉर्म की 2 मीनिंग होती है। अगर कोई नाउन है वो दिया हुआ है सिंगुलर फॉर्म में तो उसकी एक ही मीनिंग निकलती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है तो उसकी 2 मीनिंग निकलती है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दिया है कस्टम, तो सिंगुलर फॉर्म में कस्टम की सिंगल मीनिंग है जैसे हैबिट, और अगर हम कस्टम का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं जैसे कस्टम्स बना दिया तो उसकी 2 मीनिंग निकल रही हैं। तो पहली मीनिंग क्या है? हैबिट्स, और दूसरी मीनिंग क्या है? ड्यूटीज़ लिवाइड ऑन इम्पोर्ट्स। सिमिलरली इफ़ेक्ट है, उसका सिंगुलर फॉर्म में जो मीनिंग है वो है रिजल्ट, एंड अगर प्लूरल फॉर्म में देखें तो उसके 2 रिजल्ट हो जाते हैं। तो इफ़ेक्ट्स बन जाएगा इसका प्लूरल फॉर्म, और इसकी 2 मीनिंग कौन सी हो गई? रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टी। सिमिलरली मैनर वर्ड को देखें तो मैनर वर्ड में जो हमारा सिंगुलर फॉर्म में मीनिंग है वो है मेथड, एंड अगर हम मैनर को प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो मैनर्स हो जाएगा, और जो उसकी 2 मीनिंग बनेगी वो है मेथड्स एंड करेक्ट बिहेवियर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? कुछ नाउन्स के जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं वो अपनी मीनिंग चेंज कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उसका प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं तो सिंगुलर फॉर्म में उसकी दूसरी मीनिंग रहेगी एंड प्लूरल फॉर्म में उसकी मीनिंग क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फोर्स, फोर्स की सिंगुलर फॉर्म में मीनिंग है स्ट्रेंथ, एंड अगर प्लूरल फॉर्म में अगर हम इसे चेंज करते हैं तो फोर्सेस हो जाएगा और इसकी मीनिंग हो जाएगी मिलिट्री फोर्सेस। सिमिलरली फिज़िक्स, फिज़िक्स की बात करें तो मेडिसिन हो गया, फिज़िक्स की बात करें तो नेचुरल साइंस हो गया, वर्क की बात करें तो ड्यूटी हो गया, वर्क्स की बात करें तो क्रिएशंस हो गया, रिस्पेक्ट की बात करें तो रिगार्ड हो गया, रिस्पेक्ट्स की बात करें देन कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। चलिए अब देखते हैं नाउन विच आर बेस्ड ऑन जेंडर। कुछ ऐसे नाउन हैं जो जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाइड किए गए हैं। ऐसे 4 नाउन्स होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। आगे देख लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट रिफर्स टू अ मेल और टू अ ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड एज मेल। जब कोई नाउन मेन को क्लेरिफाई कर रहा है, मेल के बारे में बता रहा है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बता रहा है जो मेल को क्लासिफाई करता है, तो वहाँ पे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय, लायन, मैन एंड एक्टर एक्सेट्रा। सिमिलरली फेमिनिन जेंडर की बात करें तो अगर कोई नाउन फीमेल को रेफ़र करता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो फीमेल क्लासिफाइड है तो वहाँ पे फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, जैसे कि गर्ल, लायनेस, सिस्टर, एक्ट्रेस एक्सेट्रा। सिमिलरली कॉमन जेंडर की बात करें तो ऐसे नाउन्स जो मेल और फीमेल दोनों को क्लासिफाइड करेंगे या बता रहे होंगे या रेफ़र करेंगे तो वहाँ पे कॉमन जेंडर हो जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड एंड नेबर एक्सेट्रा। इसके आगे देख लेते हैं। फोर्थ जो हमारा है नाउन बेस्ड ऑन जेंडर वो है न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट रेफर्स टू अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइफलेस है, जो नॉन लिविंग थिंग है, उसको अगर वो रेफ़र करता है, कोई भी नाउन बता रहा होता है उसके बारे में, तो वहाँ पे न्यूटर जेंडर हो जाता है। फॉर एग्जांपल बुक, स्टोन, पेपर, चेयर, ट्री एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे या जो नाउन होंगे उन्हें हम न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ नाउन है वो है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो काउंटेबल होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। यानी कि काउंटेबल क्या हो गया? नाउन, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड। जिन भी नाउन को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाएंगे, और जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। अब जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं? कॉमन नाउन। जितने भी कॉमन नाउन के टाइप्स के कॉमन नाउन के अंदर जितने भी नाउन आते हैं वो क्या होंगे? काउंटेबल होंगे,
और जब भी उसका सिंगुलर फॉर्म होगा उसको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्लूरल में हमेशा एस और ई एस लगा के हम उसका प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ ए और एन लगेगा। सिमिलरली अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो टाइप्स ऑफ नाउन है, इसके अंडर जितने भी नाउन आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इनके जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, प्लस ए और एन लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे टेबल की बात करें तो वो काउंटेबल है, इंक अनकाउंटेबल है, ग्लास काउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है, हेयर अनकाउंटेबल है, स्टार काउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल, गोल्ड अनकाउंटेबल, सॉल्ट अनकाउंटेबल, राइस अनकाउंटेबल, ज्वेलरी अनकाउंटेबल, फर्नीचर अनकाउंटेबल, मिल्क अनकाउंटेबल, मनी अनकाउंटेबल, रुपीज़ काउंटेबल, ब्रेड अनकाउंटेबल, सैंड अनकाउंटेबल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमें क्या बता रहे हैं कि किस टाइप के जो नाउन होते हैं वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के अंडर रखे जाते हैं। अब उसके साथ देख लेते हैं नाउन के कुछ केसेस, यानी कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका यूज़ हम कुछ कुछ केसेस में करते हैं। केस में हम ये देखते हैं कि किसी सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज में नाउन और प्रोनाउन क्या ग्रामेटिकली फंक्शन कर रहा है, किस ग्रामेटिकल कैटेगरी में रखा गया है। यानी अगर ग्रामर की बात करें तो हम केस में क्या देखते हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया गया है किसी भी सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज में, तो वो ग्रामेटिकली क्या फंक्शन कर रहा है। वो एज अ ऑब्जेक्ट लिया गया है, एज अ सब्जेक्ट लिया गया है, एज अ प्रेडिकेट लिया गया है, तो क्या किया गया है। इन्हीं के बेसिस 4 टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं। जैसे पहला है नॉमिनेटिव, जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस, जिसके 2 टाइप होते हैं, एक डेटिव केस होता है एंड सेकेंड वन इज़ एक्यूजेटिव केस। थर्ड वन इज़ पजेसिव केस, जिसे हम जेनिटिव केस भी कहते हैं, एंड फोर्थ वन इज़ वोकेटिव केस। चलिए इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। पहला आता है नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब। किसी भी सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होता है, जो कि नाउन होगा, जो कि वर्ब के हमेशा पहले आएगा, वो नाउन क्या डिफ़ाइन करता है? उसका नॉमिनेटिव केस को डिफ़ाइन करता है। अब कैसे पहचानेंगे कि नॉमिनेटिव केस है? अगर उस सेंटेंस को पढ़ के हमें हु या व्हाट जो क्वेश्चन अराइज होते हैं प्लस उसके आगे वर्ब लगा होता है, तो वहाँ पे भी हम नॉमिनेटिव केस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, रमेश राइट्स अ लेटर, तो यहाँ राइट्स वर्ब है और उसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रमेश, जो कि क्या डिफ़ाइन कर रहा है? नॉमिनेटिव केस को डिफ़ाइन कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, यानी नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब अफेक्टेड बाय द वर्ब, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है जो भी वर्ब यूज़ किया गया है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के द्वारा अफेक्ट किया जा रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और कोई फ्रेज भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रमेश राइट्स अ लेटर, तो रमेश जो लेटर लिख रहा है तो लिखने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? लेटर पे पड़ रहा है, तो लेटर क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो यहाँ पे नाउन यूज़ किया गया है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस को डिफ़ाइन कर रहा है। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे ट्रांजिटिव टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं जिनके 2 तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही गेव राहुल अ बुक। अब आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि 2 वर्ब दिए गए हैं ना, तो ये क्या हो गया है? इसमें 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं ऐसे। जैसे 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की हमने बात की थी, तो कौन कौन से 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं? एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लिविंग कंडीशन में होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो वो हमारा किस केस में होगा? नॉन लिविंग केस होगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा नॉन लिविंग थिंग का इस्तेमाल किया जाएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो हमेशा लिविंग होगा। और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डेटिव केस कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है उसका दूसरा टाइप क्या होता है? अक्यूजेटिव केस।
ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, एक्यूजेटिव केस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है और इस प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल है, तो टेबल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो नाउन है यानी कि जो टेबल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कौन सा केस दिखा रहा है, एक्यूजेटिव केस दिखा रहा है। थर्ड केस था हमारा पजेसिव केस। व्हेन अ नाउन डिनोट्स पजेशन और ओनरशिप, जब भी कोई नाउन होगा वो उस चीज़ का पजेशन दिखाएगा या उसकी ओनरशिप दिखाता है तो वहाँ पे पजेसिव केस होता है। जनरली क्या होगा, हुज टाइप्स ऑफ वर्ड लगा होता है, उसके साथ वर्ब लगा होगा, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि किसका, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पजेसिव केस लगेगा। अगर हम लिविंग की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, नाउन प्लस पोजेशन लगेगा। और अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो पोजेशन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम्स पेन हैज़ बीन लॉस्ट, तो जो यहाँ राम्स है और जो राम है, यहाँ पे पजेसिव केस आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि वहाँ पे जो है पजेस मतलब एपोस्ट्रॉफी जो है, एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राम है तो उसके आगे हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया है, तो ये क्या दिखा रहा है, पजेसिव केस दिखा रहा है। और राम का पोजेशन क्या है, यहाँ पे पेन है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पजेसिव केस दिखाया गया है। नेक्स्ट जो आता है हमारा फोर्थ वन है, वो है वोकेटिव केस। अब ये क्या होता है, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज़ यूज टू कॉल और टू गेट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन और पर्सन्स। क्या होता है कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, अगर हम किसी पर्सन को या पर्सन्स को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बुला रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, या उसका अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हमारा वोकेटिव केस अराइज हो जाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मोहन कम हेयर और कम हेयर मोहन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोहन को बुलाया जा रहा है और अटेंशन कहा जा रहा है, मोहन का अटेंशन जो है उस पर्सन का, मतलब मोहन का जो है अटेंशन हम ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सम रूल्स ऑफ पजेसिव केस। अब जो हमने ये पजेसिव केस पढ़ा था केसेस ऑफ नाउन में, उसके कुछ रूल्स हैं, उन्हें हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कह रहा है द पजेसिव साइन इज जनरली यूज विद द नाउन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। पजेसिव जो साइन होता है पजेसिव केस में, या पजेसिव केस डिफाइन करने के लिए उसका एक साइन होता है, मैंने आपको बताया था अपोस्ट्रोफी एस होता है, वो हमेशा नाउन के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, जो कि एक लिविंग थिंग होगी। ठीक है, जैसे अगर कोई नाउन सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, जो उसका नाउन होगा उसमें क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ बुक। सिमिलरली इफ़ द नाउन इज़ इन प्लूरल फॉर्म, तो क्या होता है, उसमें दो केस अराइज होंगे। कौन कौन से, कि अगर वो नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में है और वो एंड किससे हो रहा है, एंड्स इन एपोस्ट्रॉफी एस, यानी ऐड करेंगे हम वहाँ पे क्या, एपोस्ट्रॉफी एस। और अगर वहाँ पे एस नहीं ऐड कर रहे हैं, अगर वो प्लूरल फॉर्म में हो गया है, तो वहाँ पे क्या ऐड करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया इसमें। तो नाउन जो है अगर प्लूरल फॉर्म में होगा तो उसके दो केसेस अराइज हो जाएंगे एपोस्ट्रॉफी एस लगाने के। फॉर एग्जांपल, जैसे एक केस ये हो गया, पोजीशन को दिखाने के लिए गर्ल्स कॉलेज लगा दिया गया है ना, तो यहाँ पे गर्ल्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, उसको उसका पोजीशन दिखाने के लिए हमने एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर लिया, जबकि ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में भी है। सिमिलरली अगर प्लूरल फॉर्म में अगर देखें, वुमेन की बात करें तो ये भी प्लूरल फॉर्म में है, तो इसमें हमने इसका पोजीशन दिखाने के लिए, मतलब बहुत सारी लेडीज़ का पोजीशन दिखाने के लिए हमने एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया है, तो वहाँ पे क्या लगा दिया है, वुमेन्स क्लब। तो जब भी कोई नाम प्लूरल फॉर्म में दिया गया होगा तो हम एपोस्ट्रॉफी एस उसमें भी यूज़ करेंगे उसका पोजीशन केस डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट आता है रूल 2, नॉन लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन पजेसिव केस
व्हेन दे आर पर्सोनिफाइड। पजेसिव केस में हम कोई भी नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब वो पर्सोनिफाइड किया गया होगा, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग और ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट एज लिविंग, उस सेंटेंस में वो एज अ लिविंग दिखाया जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल नेचर्स लॉ, सेकेंड वन इज एट ड्यूटीज कॉल। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको या जो नॉन लिविंग थिंग है उसको क्या दिखाया जा रहा है, एज अ लिविंग। तो वहाँ पे भी हम पोजीशन केस लगाते हैं और प्लस वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, पजेसिव केस इज़ यूज व्हेन नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। पजेसिव केस अगर कोई नाउन क्या डिनोट कर रहा है, टाइम, स्पेस और वेट को डिनोट करता है, तो वहाँ पे भी पजेसिव केस का यूज़ हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर टाइम की बात की गई हो तो कैसे यूज़ करेंगे, अ वीक्स हॉलीडे, ठीक है। 3 डेज लीव, मतलब 3 यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, मोर देन 1 है, तो यहाँ पे एस लगा के अपोस्ट्रोफी दिखाया गया है, प्लूरल फॉर्म को डिफाइन किया गया है। स्पेस, अ स्टोन्स थ्रो, अ मीटर्स लेंथ। वेट की बात करें, अ पाउंड्स वेट, अ किलोज वेट। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ़ 2 और मोर नाउन्स jointly possess something, then possessive sign is put on the later only। अगर दो से ज़्यादा नाउन, दो या दो से ज़्यादा नाउन एक ही सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं, तो जो सेकंड वाला हमारा नाउन होगा, पजेसिव केस या पजेसिव साइन, हम उसी में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे दिया है, मोहन्स एंड सोहन्स स्कूल इज़ वेरी फार, तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग चले तो हमारा जो सेकंड वाला नाउन है उसमें हमारा पजेसिव साइन लगना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, मोहन एंड सोहन्स स्कूल इज़ वेरी फार। तो ये हमारा क्या हो गया है, करेक्ट सेंटेंस हो गया है। इसके आगे देख लेते हैं रूल 5। रूल 5 क्या कहता है, रूल 5 कहता है, इफ़ 2 और मोर नाउन्स शो सेपरेट पोजीशन, पजेसिव साइन इज पुट टू ईच वन। अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन एक सेंटेंस में यूज़ किए जाएंगे और दोनों की ही जो पोजीशन है वो अलग अलग हैं, तो वहाँ पे हम दोनों ही नाउन में अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, यानी पजेसिव केस हम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मोहन्स एंड सोहन्स हाउसेस आर अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब दोनों के ही हाउसेस की बात हो रही है, तो दोनों के सेपरेट हाउसेस की बात हो रही है, इसीलिए दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस का साइन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्या कहता है, पजेसिव साइन इज़ यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन। अगर कंपाउंड नाउन दिया गया है तो उसका जो लास्ट वाला वर्ड होगा वहाँ पे एपोस्ट्रोफी साइन का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर्स इन लॉ हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई सिस्टर इन लॉज हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट रूल कहता है, व्हेन 2 नाउन्स आर इन अपोजिशन, पजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली। अगर जो दो नाउन है वो अपोजिशन शो कर रहे हैं तो पजेसिव साइन कहाँ लगेगा, बाद वाले में लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टैगोर्स द पोएट्स फेमस बुक इज़ गीतांजलि, तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। रूल के अकॉर्डिंग चले तो बाद वाले नाउन पे अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, टैगोर द पोएट्स फेमस बुक इज़ गीतांजलि। हेडिंग टूवर्ड्स द न्यू रूल, apostrophe is not used with 2 consecutive nouns, इसे हम डबल पजेसिव केस भी कहते हैं। apostrophe अगर 2 consecutive nouns दिए गए हैं, है ना, 2 consecutive nouns दिए गए हैं, तो वहाँ पे जो apostrophe होगा वहाँ पे apostrophe का इस्तेमाल 2 consecutive nouns के साथ apostrophe का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें सेंटेंस जो होता है डबल पजेसिव केस को शो करता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, रियाज सिस्टर्स वॉच हैज़ लॉस्ट, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। अब इसको करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या कह देंगे, द वॉच ऑफ रियाज सिस्टर, यानी कि रिया की जो सिस्टर है उसकी जो वॉच है वो खो गई है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियाज सिस्टर हैज़ लॉस्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, सॉरी पजेसिव साइन इज़ नॉट यूज्ड विद पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस अगर दिए हुए होंगे तो वहाँ पे पजेसिव साइन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे माइन, हिज, हर्स, योर्स और आर्स, इट्स,
देयर्स। अगर इस तरह के वर्ड्स सेंटेंस में आ रहे हैं तो वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ योर्स, ये क्या हो गया है, इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस बुक इज़ योर्स। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ़ एल्स इज यूज्ड आफ्टर समबडी, नोबडी, एनीबडी एक्सेट्रा, देन एपोस्ट्रोफी यूज्ड विद एल्स। अगर एल्स वर्ड का यूज़ आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहा है कुछ वर्ड्स के साथ, जैसे समबडी, नोबडी, एनीबडी एक्सेट्रा टाइप्स ऑफ वर्ड्स के साथ में अगर एल्स का यूज़ दिया जा रहा है तो जो एपोस्ट्रोफी का साइन है वो एल्स के साथ यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ नॉट माइन, इट इज़ समबडी एल्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू द रूल द करेक्ट सेंटेंस विल बी दिस बुक इज़ नॉट माइन, इट इज़ समबडी एल्सेज। चलिए, कुछ रूल्स जो थे वो हमारे नाउन के रह गए थे तो उनको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। वो जो थोड़े बहुत रूल्स रह गए थे नाउन्स के, अभी जो हमने पढ़ा वो पॉसेसिव केस के रूल्स थे। अब नाउन के कुछ रूल्स जो रह गए थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। रूल 26 क्या कहता है, अगर 2 और मोर देन 2 सिंगुलर नाउन्स है ना, ईदर और नीदर नॉन जैसे वर्ड से जोड़े गए हैं, वहाँ प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। यानी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो नाउन है ना, सिंगुलर फॉर्म, 2 सिंगुलर नाउन्स हैं, उनको ईदर और या नीदर नॉर से जोड़ा जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ प्रोनाउन जो होगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ईदर रोहन और सोहन विल गिव देयर बाइक, तो यहाँ पे देयर का यूज़ ना होकर क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म का यूज़ होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर सेंटेंस में वन लगा हुआ है वहाँ प्रोनाउन वंस यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क इन टाइम, तो हिज की जगह क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर सेंटेंस में वर्ड्स एंजॉय, अप्लाई, रिज़ाइन, एक्विट, ड्राइव, एक्सर्ट, अवेल, प्राइड, एब्सेंट यूज़ हो रहे होंगे तब वहाँ पे रिफ्लेक्सिव यूज़ होगा। अगर कुछ वर्ड सेंटेंस में दिए हुए हैं इस तरह के तो वहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, अगर 2 वर्ड दिए गए हैं ईच अदर और वन अनदर, दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। ईच अदर अगर कहीं सेंटेंस में यूज़ हो रहा है 2 सब्जेक्ट, और अगर कहीं सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट या 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं तो वहाँ पे हम ईच अदर का यूज़ करेंगे। अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे तो वहाँ पे वन अनदर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड सीता लव्ड ईच अदर। सेकेंड, दोज 5 स्टूडेंट्स हु वर सिटिंग देयर लव वन अनदर। यहाँ पे 2 की बात हो रही थी इसलिए ईच अदर लगा है, या मोर देन 2 की बात हो रही है तो यहाँ पे वन अनदर लगा हुआ है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में एक साथ, वहाँ सीरियल ऑर्डर होगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन। अगर जैसे किसी सेंटेंस में 3 कैटेगरी के नाउन दिए गए हैं, प्रोनाउन दिए गए हैं, सॉरी, ठीक है, 3 पर्सन दिए गए हैं, यानी प्रोनाउन फॉर्म में 3 पर्सन दिए गए हैं, तो वहाँ पे जो है हम थोड़ा सा सीरियल ऑर्डर को चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले जो सेंटेंस बनेगा उसमें जो सीरियल का ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। फॉर एग्जांपल हो गया यू, ही एंड आई, यानी कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। हैव फिनिश द वर्क, ये इससे बेस्ड एरर बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सम एंड एनी। सम क्या एक्सप्रेस करता है, किसी भी क्वांटिटी या डिग्री को एक्सप्रेस करेगा। एनी क्या करेगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बाय सम एप्पल्स, है ना, क्वांटिटी और डिग्री को डिफाइन कर रहा है। आई शैल नॉट बाय एनी एप्पल्स, एनी क्या है, नेगेटिव वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे एनी का वर्ड हो गया नो एप्पल्स, मैं कोई भी एप्पल नहीं खरीदूंगा। नेक्स्ट आता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़। फ्यू जो वर्ड होता है वो निगेटिव होता है, वो हमेशा क्या दिखाएगा, नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। आ फ्यू क्या डिनोट करता है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है और कुछ क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगा। द फ्यू क्या होता है, वो भी एक पॉजिटिव वर्ड है
तो जो कुछ भी बचा हुआ होगा वो सारे के सारे को हम इंक्लूड कर लेंगे द फ्यू में, ठीक है। ये एक तरह से पॉजिटिव केस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। यहाँ पे फ्यू लगा है सेंटेंस में, यानी कि नेगेटिव शो कर रहा है, तो यहाँ पे नहीं को इन्होंने डिनोट कर दिया है। नेक्स्ट जो वर्ड है, जो न्यू रूल है, नेक्स्ट रूल में बात करेंगे रूल में लेस और फ्यूअर की। लेस हमेशा क्या डिनोट करेगा, क्वांटिटी को। फ्यूअर क्या डिनोट करेगा, हमेशा नंबर को। फॉर एग्जाम्पल, नो फ्यूअर दैन 50 स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड। तो यहाँ पे फ्यूअर क्या डिनोट कर रहा है, नंबर को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आता है रूल, उसमें है वर्ड लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल। लिटिल वर्ड नेगेटिव होता है, वो ऑलमोस्ट नथिंग शो करेगा। आ लिटिल पॉजिटिव होगा, वो सम को डिनोट करेगा। द लिटिल भी पॉजिटिव होगा, नॉट मच बट ऑल देयर इज। जो द लिटिल होगा बहुत ज़्यादा को नहीं शो करता है, लेकिन जितना कुछ भी है वो सारा का सारा। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। यहाँ पे लिटिल क्या शो कर रहा है, नेगेटिव, यानी कि उसकी बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। द लिटिल वाटर दैट इज़ इन द बॉटल मे बी यूज फॉर द चाइल्ड। मतलब उस बॉटल में जितना भी, द लिटिल मैंने बताया था पॉजिटिव वर्ड है, तो जितना भी है पूरा का पूरा यूज़ करते हैं। तो जितना भी पानी बॉटल में है वो बच्चे के लिए पूरा का पूरा यूज़ कर लिया जाएगा। नेक्स्ट जो रूल है वो है एल्डर और ओल्डर। एल्डर अगर किसी सेंटेंस में है तो वो क्या शो करता है, पर्सन्स ऑफ सेम फैमिली। अगर ओल्डर दिया हुआ है वो क्या शो करेगा, डिफरेंट फैमिली और एरिया। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज़ ओल्डर दैन ऑल अदर बॉयज़ ऑफ दिस एरिया। यहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ की बात हो रही तो ओल्डर लगा हुआ है। साबू इज़ माई एल्डर ब्रदर। यहाँ पे सेम फैमिली की बात हो रही है तो यहाँ पे एल्डर लगा हुआ है। सिमिलरली, मैनी अगर सेंटेंस में अगर दिया हुआ है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैनी आ स्टूडेंट वॉज ड्रोन्ड इन द रिवर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है जब भी मैनी आ लगा होगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। तो आगे है रूल नंबर 37। ये रूल नंबर 37 क्या कहता है, चलिए वो देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जो दैन होता है वर्ड, जनरली क्या शो करता है, शो करेगा कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, है ना। लेकिन अगर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे सुपीरियर है, इन्फीरियर है, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर यूज़ होते हैं, वहाँ दैन की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे अगर ये वर्ड दिए हुए हैं कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, सारा इज़ जूनियर टू नीता। यहाँ दैन ना लगा के हम क्या यूज़ करेंगे, टू। आई प्रेफर रीडिंग टू वॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, वर्ड्स लाइक द नंबर ऑफ एंड अ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ अगर कहीं सेंटेंस में दिया है तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। आ नंबर ऑफ कहीं पे दिया हुआ है तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ पे द नंबर यूज़ किया गया है तो सिंगुलर वर्ब है। आ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे आ नंबर ऑफ क्या शो कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा, तो यहाँ पे हैव यूज़ कर दिया गया है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर टू ऑब्जेक्ट्स कुछ वर्ड से जोड़े गए हैं, यानी अगर दो सब्जेक्ट दिए गए हैं किसी भी सेंटेंस में और वो कुछ वर्ड से जोड़ दिए गए हैं, जैसे एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, नॉट विद, वहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगे। जो पहला वाला जो सब्जेक्ट होगा वहाँ उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड इज़ गोइंग, यानी एज वेल एज वर्ड यूज़ किया गया है तो फर्स्ट वाला जो नाउन है, जो पहला सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इज़ लग गया है। सिमिलरली, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वॉज डांसिंग। तो यहाँ पे अलॉन्ग विद वर्ड यूज़ हो गया है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट वाला
वो क्या है, द टीचर है, और सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स है। बट क्योंकि यहाँ पे अलॉन्ग विद का यूज़ हो रहा है, तो फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द टीचर, उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो गया है, वॉज यूज़ हो गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 9 that is parts of speech which comes under parts of speech. आई होप मुझे आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके जो रूल्स हैं वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जितने भी रूल्स हैं या जो भी चैप्टर में मैंने पढ़ाया है वो टू द पॉइंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और एरर डिटेक्शन में आते ही हैं, बिल्कुल ही आएंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है, याद रखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।